एक छोटे से गांव में रवि और सीमा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनका एक लड़का था विवेक। वो दोनों विवेक से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सीमा, देखो तो तुम्हारा कोई लेटर आया है। 6 महीने पहले तुमने जो नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था ना, शायद उसी के विषय में है। हाँ, सही कहा जी। मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई है और 1 हफ्ते में जाकर ज्वाइन करना है। लेकिन ऐसी स्थिति में नौकरी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन तुम तो उसे कंपनी में नौकरी पाने के लिए कब से इंतजार कर रही हो, तो तुम अचानक से मना क्यों कर रही हो? आज के आज ही तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर मैं नौकरी करने जाऊंगी तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? उस समय तो मेरी माँ यहाँ पर रहती थी, लेकिन अब तो मुझे ही घर पर रहकर बेटे की देखभाल करनी पड़ेगी ना। हाँ, जब तक ये इसकी उम्र स्कूल जाने की नहीं हो जाती तब तक इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। सही कहा, इसलिए मैं ये काम करना नहीं चाहती। हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर नौकरी ज्वाइन कर लूंगी। आते समय याद से इसके लिए नया खिलौना ले लिया। पुराने खिलौने से खेल नहीं रहा है। मेरी आधी कमाई इसके खिलौने के लिए खर्च हो रही है। ठीक है, ले आऊंगा। इसी प्रकार पूरे 3 साल बीत जाते हैं। समय के साथ विवेक थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए वो उसे स्कूल में दाखिला दिलाने की सोचते हैं। देखो सीमा, इस स्कूल में दाखिला करवाई। क्या इंग्लिश मीडियम है? आजकल शहर के बहुत सारे लोग इसी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। इसमें सीट मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सही कहा जी, मैं भी यहाँ के बारे में बहुत सुना है। यहाँ दाखिला लेना बहुत मुश्किल है और तो हमें यहाँ डोनेशन भी देना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा तो डोनेशन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो लोन भी ले सकते हैं। हमारा तो एक ही बेटा है ना जी। अगर इसके लिए खर्च नहीं करेंगे तो किसके लिए खर्च करेंगे? कुछ भी करके यहाँ दाखिला दिला दीजिए। इस तरह विवेक को अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाने के लिए रवि को बैंक से कुछ लोन भी लेना पड़ता है। इस महीने से हमको खर्च कम करने होंगे सीमा, क्योंकि इस महीने कर्ज के किस्तों के रूप में हमारे ऊपर 5,000 रुपया का और वजन पड़ गया है, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए कुछ लोन लिया है। इसमें क्या है जी, जितना हो सकेगा हमसे हम उतना ही कम खर्च करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूं। आपकी कमाई से तो घर और बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती है ना। ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करना। फिर अगले ही दिन सीमा नौकरी ढूंढने के लिए काफी संघर्ष करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। दूसरी ओर विवेक भी काफी बड़ा हो गया था। पिताजी, मेरे सारे दोस्त बाइक से कॉलेज जाते हैं, मुझे भी एक बाइक दिला दीजिए ना। देखो बेटा, अभी तक मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत खर्च कर चुका हूँ। अब तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छी सी नौकरी ले लेना। उसके बाद नौकरी से मिलने वाले पैसों से तुम अपने लिए बाइक खरीद लेना। मैं चाहे कुछ भी मांगू, आप कुछ ना कुछ बोलकर उस बात को टाल ही देते हो। आप क्या करोगे मुझे नहीं पता। मुझे तो बस बाइक चाहिए तो चाहिए। आप तो बाहर जाने वाले थे जी, लेकिन गए नहीं आप। अच्छा चलिए अब जाइए। देखो विवेक, अपने पिताजी को ऐसे परेशान मत किया करो। तो अभी हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब तुम इस बात को समझो बेटा और मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। उसके बाद तुम जो चाहो वो करना, लेकिन बेटा अपने पिताजी से कुछ भी मत कहना। जब भी देखो आप लोग मुझे कुछ भी नहीं दिलाते हो। छी, मुझे तो आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें ये सब बाद में समझ आएगा। इसी तरह विवेक उनकी परिस्थितियों को अन्य देखा करते हुए उनसे कुछ न कुछ मांगता ही रहता था। रवि उसे खुश करने के लिए एक बाइक खरीद कर देता है और थोड़े ही दिनों में उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। अरे, और राजू भाई, कॉलेज के बाद क्या करने की सोच रही हो? और क्या करूंगा,
मेरा भाई कब से अमेरिका में नौकरी कर रहा है ना, मैं भी वहां कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। तो फिर मुझे भी कोई अमेरिका में नौकरी दिलवा देना। मेरा भी सपना है वहां पर जाकर काम करने का। पहले मैं वहां जाकर कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ, बाद में तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वैसे तो तुम्हारा भाई भी वहां पर गया हुआ है ना? वो भी किसी ब्रोकर के सहारे ही गए थे। उन्होंने मेरे भैया को भेजने के लिए उस समय 50,000 रुपए लिए थे। अब कितने पैसे लगेंगे वही जाने। ठीक है, जरा तुम अपने भाई से फोन करके उन ब्रोकर का नाम पता कर लोगे। वो अब यहाँ नहीं है, नहीं तो उनके सहारे मैं भी चला जाता ना। अगर तुम ठीक से ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत से ब्रोकर मिल जाएंगे। इस तरह ब्रोकर की सहायता से काम हो सकता है। ये जानने के बाद विवेक अमेरिका जाने की कोशिश करने लगता है और काफी ढूंढने के बाद उसे एक ही ब्रोकर मिल भी जाता है और वो विवेक को अमेरिका भेजने के लिए तैयार हो जाता है। देखो बाबू, तुम्हें अमेरिका भेजने के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हें पैसे मुझे पहले ही देने होंगे और पैसे देने के 3 महीने बाद मैं तुम्हें अमेरिका भेज दूंगा। वहां पर अच्छी नौकरी भी दिलवा दूंगा। बाप रे, इतनी सारी रकम! मेरे दोस्त के भाई ने तो 50,000 रुपए ही दिए थे ना, लेकिन आज तुम 1 लाख मान रहे हो। देखो बाबू, वो बहुत सालों पुरानी बात होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं है। अभी के समय में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। और फिर विवेक उससे काफी सारी बातें जानने के बाद अपने घर आता है। पिताजी, मेरे सारे दोस्त अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा भी वहां पर जाने का बहुत मन कर रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेसिंग लगेगा। बेटा, अगर तुम अमेरिका जाकर कमाना चाहते हो तो भला मैं क्यों मना करूंगा। तुम बस अपनी पूरी कोशिश करो। अगर तुम अपने दिल से पूरी कोशिश करोगे तो तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। वैसे एक बात तो है, बिना किसी की सहायता से अकेले अमेरिका जाकर नौकरी कठिनाइयों भरा है। पिताजी, मुझे अमेरिका भेजना और वहां पर नौकरी दिलवानी, इन सब की गारंटी एक व्यक्ति लेगा। उसके लिए आपको उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे लोग ज्यादातर धोखेबाज होते हैं और तुम उन पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। अगर वहां काम ना मिले तो यही कहीं अच्छी सी कंपनी में काम ढूंढ लेना। पिताजी, मुझे जितने मार्क्स मिले हैं उनसे सीधा नौकरी ढूंढना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए किसी और के द्वारा नौकरी ढूंढना बहुत ही आसान है। अगर आप मुझे 1 लाख देंगे तो नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। 1 लाख बहुत ज्यादा होता है विवेक बेटा। अच्छा चलो, मान लो कि मैं 1 लाख रुपए दे भी दिए, तो क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए पिताजी, अगर मैं कुछ भी मानता हूँ तो आप मुझसे कुछ ना कुछ कहने ही लगते हो। आप लोग चाहते नहीं हो कि मेरा भविष्य उज्जवल हो, है ना पिताजी? देखो विवेक, अगर तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तुम्हें कितना भी समझाऊं लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए जरूर दूंगा, लेकिन जिस ब्रोकर से तुम मिले हो वो सही व्यक्ति है भी या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो तुम जानते ही हो कि पूरे 1 लाख रुपए डूब जाएंगे। वो सब मैं देख लूंगा पिताजी। आप बस इतना बताइए कि आप मुझे पैसे कब दे रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम अकेले इतने सारे पैसे लेकर जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी से जाना और सतर्क रहना। फिर उसी शाम रवि गांव के जमींदार को 1 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रख देता है। विवेक तुरंत अपने पिताजी से 1 लाख रुपए ले लेता है और सीधे ब्रोकर के पास जाता है। हाँ, आपने 1 लाख रुपए दे दिए हैं। ये लीजिए, पैसे जमा करने का पर्ची दे रहा हूँ। आपको आज से ठीक 3 महीने बाद अमेरिका में नौकरी मिल जाएगी। अब आप जा सकते हैं। आप मुझे नौकरी जरूर दिलवाएंगे ना? वैसे तो अब अमेरिका जाने का रास्ता साफ हो गया है ना? हमारा काम ही वही है। आप कैसे लोगों को अमेरिका भेजना। अब आप निश्चित होकर रह सकते हैं। इसी प्रकार विवेक के ब्रोकर को पैसे देने के बाद पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और अभी तक उसे ब्रोकर से कोई भी सूचना नहीं मिली थी। देखिए, मैंने आपको पैसे दिए, पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अभी तक ना ही मुझे कोई लेटर आया है और ना ही कोई फोन कॉल आई है। और 1 महीने का समय है ना। आप चिंता मत करिए, आपको 1 महीने के अंदर नौकरी जरूर मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है। मैंने अपने पिताजी से लड़ाई झगड़ा करके पैसे लिए थे।
आप मुझे कैसे भी करके अमेरिका में एक अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए। ऐसा बोलकर विवेक उनके ऑफिस से अपने घर आ जाता है और देखते ही देखते 1 महीना भी बीत जाता है। विवेक फिर से ब्रोकर के पास जाता है, लेकिन इस बार इस ब्रोकर की ऑफिस में ताला लगा हुआ था। विवेक के पैसे उस ब्रोकर के पास डूब जाते हैं। विवेक की जैसे बहुत से लोगों के पैसे लेकर वो भाग जाता है। ये जानने के बाद रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसीलिए मैं पहले से ही बोल रहा था ना, आगे पीछे देखकर काम करो। और वैसे भी गलत रास्ते से जाकर नौकरी मिलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखा, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर पैसे लेकर चला गया। अब हमको 1 लाख कौन देगा बताओ, कहाँ से लेकर आए? मैं क्या करूं पिताजी, खाली मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत से लोगों के पैसे डूब गए हैं। इसीलिए कहता हूँ गलत रास्ता छोड़ दो, तुम्हें अच्छी सी नौकरी जरूर मिल जाएगी। लेकिन तुम दूसरों के भरोसे मत रहो, अपने आप से भी प्रयास करो ना। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं और रवि नौकरी से रिटायर हो जाता है। अरे रवि, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? उसकी कोई नौकरी लगी क्या? अभी कहा, वो वही कोशिश में उलझा हुआ है, उसको कुछ भी करना पसंद नहीं है। मुझे एक बैंक मैनेजर मालूम है, वो मेरी ही पहचान का है। अगर तुम बोलो तो उस मैनेजर से तुम्हारे बेटे की नौकरी के बारे में बात करूं क्या? लेकिन नौकरी के बदले तुम्हें 15 लाख रुपए देने होंगे। हे राम, 15 लाख? मुझे तो रिटायर होने के बाद 16 लाख रुपए ही मिले हैं। अब मैं पूरे के पूरे पैसे कैसे दे दूं? हम जीवन यापन कैसे करेंगे? बाद में बहुत कठिनाइयां आएंगी। ठीक है, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करना। मेरे दिमाग में आया इसीलिए तुम्हें बता दिया। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो घर के अंदर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। बैंक में नौकरी करने का मतलब है कि उसकी जिंदगी फिर सेटल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें पूरे 15 लाख रुपए देने होंगे, और अगर सारे पैसे उसकी नौकरी के लिए खर्च कर देंगे और अगर मान लो भविष्य में कोई आपत्ति आ जाए तो हम क्या करेंगे बताओ? हम बुढ़ापे में किससे पैसे मांगेंगे? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? हमारा ही तो बेटा है, हम किसी और के लिए थोड़ी नहीं पैसे खर्च कर रहे हैं। हम तो अपने ही बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम अपने बेटे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, वही तो आगे चलकर हमें 2 वक्त की रोटी देगा। मुझे तो अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, चाहो तो आप भी देख लेना। ठीक है भाग्यवान, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। मैं तो किसी भी हालत में उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहता हूँ। भगवान करे कि वो बस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर विवेक के कमरे में जाकर सीमा नौकरी की बात विवेक को बताती है। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब कुछ खर्च करके तुम्हें बैंक में नौकरी दिलवा रहे हैं। बाद में अगर हमारी स्थिति बेकार हुई तो तुम हमारी देखभाल करना, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? क्या बोल रही हो माँ? मैं आप दोनों का ध्यान क्यों नहीं रखूंगा? वो तो मेरा कर्तव्य है, और वैसे भी बैंक में नौकरी करने का मेरा सपना है। तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी से उन्हें पैसे देने के लिए कह देता हूँ। मुझे तो अब दूसरी और जगह नौकरी मिलना तो नामुमकिन लग रहा है, इसीलिए आप तुरंत पिताजी को बोलकर बैंक में नौकरी लगवाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मरते मर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों का ध्यान रखना नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रवि रिश्वत देकर विवेक की बैंक में नौकरी लगवा देता है और विवेक भी बैंक में नौकरी करते हुए अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करने लगता है। दूसरी ओर बैंक में नौकरी लगते ही विवेक के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। हमारे बेटे की बैंक में नौकरी लगते ही उसके रिश्ते के लिए लेन लगने लगी है, और वो लोग हमारे बेटे की नौकरी देखकर रिश्ता लेकर आए हैं। और लड़की भी नौकरी करती है। लड़की वालों को तो हमारा लड़का पसंद है, ऊपर से वो लड़की भी काम करने वाली है। दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? उनका परिवार तो हमसे काफी ज्यादा धनी है, क्या वो हमारे साथ रिश्ता करेंगे? अगर हो सके तो आप इस रिश्ते के बारे में अच्छे से बात करके उनसे रिश्ता पक्का कर लीजिए। इस तरह विवेक की एक मीनाक्षी नाम की लड़की से शादी हो जाती है।
दोनों अपनी नौकरी करते हुए घर के कामकाज को आपस में बांट लेते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हुए वो जीवन यापन करने लगते हैं और इसी तरह एक साल बीत जाती है। सासू माँ, आपने अभी तक मेरा टिफिन नहीं बनाया। आधे घंटे में मुझे निकलना है। कितनी देर लग रही हो आप? बस हो गया है बेटा, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं तुम्हारा टिफिन तैयार करती हूँ। हर रोज की आपकी यही नौटंकी है। अगर आप ऐसा हर रोज करोगी तो कैसे चलेगा? अगर आपसे ये सब काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई नौकरानी रख लूंगी। अभी तक आपने झाड़ू भी नहीं लगाई। वो तो सुबह ही कर दिया था बेटी, जब तुम सोकर भी नहीं उठी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं फिर से झाड़ू पोछा लगा दूंगी। अब तुम आराम से ऑफिस जाओ। ये लो तुम्हारा टिफिन, आराम से खा लेना। विवेक का भी टिफिन तैयार कर दिया है। ठीक है, ठीक है। घर की साफ सफाई कर देना, अब जा रही हैं। रवि रसोई घर के गेट पर खड़ा होकर ये सभी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। क्या हुआ सीमा बहू, क्या बोल रही है? वो इतने गुस्से में क्यों जा रही है? कोई भी बात नहीं है जी, छोड़िए। बचपना नहीं गया है अभी इनका। अगर ये नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा जी। मैं सब कुछ सुन रहा था। उसने तुमसे इस तरह बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आखिर वो तुम्हें क्या समझ रही है? क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? इसका मतलब आपने ये सारी बातें सुन ली। अब आप ये सारी बातें रहने दीजिए। अगर विवेक ने सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो बस आता ही होगा। आप जाकर हाल में बैठिए, तब तक मैं झाड़ू लगा देता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि भाग्यवान हम कहीं दूसरे घर में चले जाएं। क्या कह रहे हो? दूसरे घर में जाने के लिए पैसे हैं क्या हमारे पास? बच्चों के बड़े हो जाने के बाद उनकी थोड़ी बहुत तो बातें सुनी ही पड़ेगी ना। हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात तुम्हें आज पता चली है क्या? मैंने तो उसी दिन बोला था कि सारे पैसे अगर बेटे की नौकरी में लगा देंगे तो हम क्या करेंगे। अब ऐसी मुसीबत में हमारा कौन साथ देगा? सब देखिए ना। अपने उन पैसों से क्या कोई पराये व्यक्ति को नौकरी दिलाई है क्या? अपने बेटे के लिए ही तो खर्च किया है। मीनाक्षी को तो अपनी सास पहले से ही पसंद नहीं थी। वो हमेशा उनकी बुराइयां ही करती रहती थी। क्या जी, आपकी माँ बिना कहीं कभी टिफिन देती ही नहीं और घर की साफ सफाई भी ठीक से नहीं करती। उन्हें कम से कम घर में झाड़ू पहुँचा तो सही से करना चाहिए। इससे तो अच्छा रहेगा कि हम घर में 2 नौकर रख लें। ऐसा मत बोलो, अब उन लोगों की उम्र हो गई है। इन सब में तुम केवल माँ को दोष दे रही हो। तुम स्वयं ही वो सब काम कर सकती हो ना। अब ऑफिस के काम से लौटने के बाद मुझे घर का ये सारा काम भी करना पड़ेगा। क्या देखिए, रात के खाने के बाद सारा बर्तन वैसा ही पड़ा रहता है। सासू माँ से कोई काम भी ठीक से नहीं होता है। देखो मीनाक्षी, आवाज नीचे करके बात करो। अगर ये सब माँ ने सुन लिया तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये आपसे ना कहूँ, सासू माँ से ना कहूँ। एक काम करते हो, मैं मायके ही चली जाऊंगी। देखो, कम से कम वहाँ पर कुछ दिनों तक चैन की सांस तो ले पाऊंगी। इस तरह मीनाक्षी हमेशा ही अपनी सास की शिकायत अपने पति से करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सीमा की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब रवि पूरी तरह से अकेला हो गया था। मीनाक्षी, टिफिन तैयार हो गया है। क्या बैंक जाने का समय हो गया है? कौन सा टिफिन? जी, आज तो मैं स्वयं भी लेट उठी हूँ, इसीलिए टिफिन नहीं बना पाई। हम लोग बाहर जाकर ही खा लेंगे। हम लोग तो बाहर खा लेंगे, लेकिन पिताजी का क्या होगा? हमारे टिफिन बनाने का भी समय नहीं होता है और फिर मैं उनके लिए क्या बनाऊं? अलग से आप उनसे कह दीजिए कि वो अपना खाना अपने हाथ से ही बना ले। वो पिताजी, वो मीनाक्षी। मैंने सब कुछ सुन लिया था बेटा, तुम जाओ, मैं अपना खान स्वयं ही बना लूंगा। जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। इस तरह मीनाक्षी अपने ससुर के बारे में हमेशा ही कुछ न कुछ बोलते ही रहती थी। वो उनके लिए एक भी काम करना नहीं चाहती थी। वो स्वयं तो कुछ काम करते हैं नहीं, हमें ही उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है।
ऐसी आवाज में बात नहीं करो तुम। अगर ये सब पिताजी ने सुन लिया तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। अब क्या करूं मैं? तुम ही बोलो। अगर पिताजी हमारे पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मैं उनको सुनाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम दोनों तो रोज आते जाते रहते हैं। हम दोनों तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन उनके लिए रोज खाना बनाना पड़ेगा मुझे। ऊपर से वो एक काम भी सही से नहीं करते हैं। प्लेट वो खाने के बाद टेबल पर ही छोड़ देते हैं। तो फिर क्या करेंगे? उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरे पास एक उपाय है। आप एक काम करिए, अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। है वहाँ पर वो लोग उनकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। यहाँ तक कि उनकी बीमारी के लिए हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या बोल रही हो? ऐसा करना अच्छा भी रहेगा क्या? अगर हम ऐसा कर भी रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? मैं तो कल से पिताजी के लिए एक भी काम नहीं करने वाली। आप अपना देख लो। इस तरह बहुत देर तक बातचीत करने के बाद विवेक अपने पिता को वृद्धाश्रम में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन रवि को लेकर वो वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ की एक कर्मचारी रवि को देखकर कहती है, अरे रवि जी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? ये मेरे ससुर जी हैं। उनकी देखभाल करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आई हूँ। यानी कि ये आपका भाई बच्चा है ना रवि जी? मैं इससे ही पहचाना है ना। हाँ बेटी, यही है वो बच्चा। इस तरह उन दोनों की लाखों प्रार्थना करने के बाद भी रवि घर नहीं जाता और पूरी जिंदगी वृद्धा आश्रम में रहता है। आप क्या बोल रही हो? यानी कि मैं अनाथ हूँ? इन दोनों ने मुझे गोद ले रखा था क्या? वही तो मैं भी कह रही हूँ। ये चकरा देने वाली घटना है। मैंने आज तक नौकरी में ना कभी ऐसा देखा और ना कभी सुना। यानी कि एक अनाथ लड़के को इन दोनों ने इतनी अच्छी तरह से पाला और मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और तो और इन्होंने अपने पेंशन के पैसों से मेरी नौकरी भी लगवा दी। ये सब तुम्हें अब याद आ रहा है क्या? हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने अच्छे व्यक्ति को हमने वृद्धाश्रम में दाखिला कराने की सोची। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी, आप हमारे सारे घर चलिए। देखो बेटी, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकता। मुझे माफ कर दो। तुम लोग हमारे लिए इतना उल्टा सीधा बोल, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन जब तुम लोगों ने मुझे वृद्ध आश्रम में दाखिल करवाने का निर्णय लिया, तब मेरा मन चकनाचूर हो गया। तुम्हें यहाँ से ले जाने के 1 महीने बाद ही तुम्हारी माँ की एक ऑफिस में सरकारी नौकरी लग गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हारी देखभाल के लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। और बेटा, तुमने माँ से कितना काम करवाया। वो इतनी बीमार रही, लेकिन फिर भी तुम्हारी सेवा करती रही। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को त्याग करके तुम्हारी बैंक में नौकरी लगवाई। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हो। अब तुम दोनों यहाँ से जो मैं अपना पूरा जीवन यही व्यतीत करूंगा, सुख शांति में। इस तरह उन दोनों की लाखों प्रार्थना करने के बाद भी रवि घर नहीं जाता और पूरी जिंदगी वृद्धा आश्रम में रहता है। सीताराम, राधे राधे।